एमा पेपर 1 डिस्कस करते हैं, 8 पेपर्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। एन, हाँ, एन ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल एट अ सर्टेन इंस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रही है ऑब्जेक्ट की? 10 जूल। इफ इट इज एक्टेड ऑन बाय एन अपोजिंग फोर्स, सामने से अपोजिंग फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फर्दर बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू। इसका मतलब जब हमने वर्क एनर्जी पावर किया था तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, नेगेटिव वर्क डन, है ना, कि कोई बुलेट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एकदम से हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ जा रहा है, किसी वुडन ब्लॉक में या किसी ट्री में स्टक हो गया है, एकदम से तो नहीं रुकता, वो अंदर पेनिट्रेट करता है तो डिस्प्लेसमेंट करता है ना, उस पे सामने से अपोजिंग फोर्स लगती है जैसे फ्रिक्शन जो वुड लगाएगा बुलेट पे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा नेगेटिव वर्क डन। वो चीजें हमने डिस्कस की थी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपोजिंग फोर्स कितनी है बेटा? 5। वर्क डन में हम कौन सी फोर्स लेते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? 5। अब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की थी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। फाइनल क्योंकि वो रुक जाएगी, क्योंकि अपोजिंग फोर्स लग रही है, स्टॉप हो जाएगी ना वो, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। इनिशियल कितनी थी? 10 थी, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को हम किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? वर्क डन के साथ। तो वर्क डन हमें 10 जूल दे दिया, अपोजिंग फोर्स हमें 5 दे दी, डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा वो? 2 मीटर्स, रेस्ट में आने से पहले, समझ गए? तो आंसर विल बी 2 मीटर। हो गया। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस या हो सकता है यही क्वेश्चन भी आ जाएं, और जिनका नहीं भी एंग्लो का है तो एक प्रैक्टिस हो रही है, वो टॉपिक दोबारा रिवाइज हो रहा है, पता नहीं वो चीज कब काम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20 हर्ट्ज? हाँ देखो, जो रेंज होती है ऑडिबल रेंज, जिसको ह्यूमन ईयर हर्ट कर सकता है, सुन सकता है, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या हम उसको 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं। तो वो ऑडिबल रेंज है, इतनी से इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड को ह्यूमन ईयर सुन सकता है। इससे कम, if the frequency of the sound is less than 20 hertz, it is known as infrasonic sound, and if the frequency of sound is greater than 20,000 hertz, it is known as ultrasound. इंफ्रासोनिक में क्या होता है? कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं या इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, जैसे डॉग्स है, देखो थोड़ी सी रात को ऐसे भौंकते रहते हैं, है ना, जरा जरा सी आवाज में। तो क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देती है जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, साउंड की साउंड इंफ्रासोनिक साउंड मतलब वैसे तो साउंड एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी इतने से इतने रेंज अगर साउंड की है तो वो हमें सुनाई देती। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी इतने से कम हो जाती, 20 हर्ट्ज से कम हो जाती, तो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। बट डॉग्स या कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स या एलिफेंट जिनकी हियरिंग कैपेसिटी या हियरिंग सेंस ऑफ पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते इतनी से कम साउंड को। साउंड वेव्स कहीं से प्रोड्यूस होते हैं? वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है, बट वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। जैसे हाँ, जैसे अर्थक्वेक्स की भी बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, हमें नहीं सुनाई देती, बट एलिफेंट्स हैं जिनकी हियरिंग सेंस स्ट्रॉन्ग होती है, या आंट्स वगैरह हैं जो स्मॉल इंसेक्ट जो रेंग के चलते हैं, उनकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो इसको सुन सकते हैं, इसलिए भगदड़ मच जाते हैं उनमें जैसे अर्थक्वेक आने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासोनिक को भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर है। डॉल्फिन्स वगैरह जो होती हैं, दे कम्युनिकेट इन अल्ट्रासोनिक वेव्स, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती हैं और तब वो कम्युनिकेट करती हैं, डॉल्फिन्स वगैरह। और अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज होता है? डिटेक्शन में, भाई पेट का अल्ट्रासाउंड, या तुम अभी मेडिकल टेस्ट दोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तुम्हारा, तो उसमें अल्ट्रासाउंड होता है डिटेक्ट करने के लिए, एमा का एंग्लो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेस हैं। बैट्स also use ultrasonic waves to catch their to detect their prey,
अपने शिकार को डिटेक्ट करने के लिए है या नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इनके सतत टॉपिक भी हो रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, हायर देन 20 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स, यानी कि 20 किलो हर्ट से ज्यादा की फ्रिक्वेंसी अगर होगी साउंड वेव्स की, तो वो क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासोनिक। हाँ, 20 to 20,000 हर्ट्स ऑडिबल रेंज है, इसको ह्यूमन ईयर सुन सकता है। इससे नीचे इंफ्रासोनिक उसको भी नहीं सुन सकते, कुछ डॉग्स या इंसेक्ट्स या एलिफेंट्स वगैरह सुन सकते हैं। हम इससे ज्यादा की को भी नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्स से ज्यादा की। ये अल्ट्रासोनिक होती है, पर इनका यूज है अलग अलग। क्रैक्स, मेटेलिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अंदर से हमें क्रैक्स नहीं दिखाई दे रहा कि अंदर से दरार आई हुई है, वो कैसे पता चली, हम अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करते हैं, अगर वो पास हो जाती है इसका मतलब कोई अंदर से क्रैक है, अगर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है दैट मीन्स पूरा कंप्लीट है। ठीक है, सोनार ऑल्सो यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार एक नेविगेशन का एक इक्विपमेंट है या डिवाइस है विच इज यूज टू डिटरमाइन द और डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्रंट ऑफ शिप। भाई कई बार चट्टाने ऐसी होती है, समुद्र तो बहुत गहरा है, कई बार चट्टाने ऐसी होती है टॉप से दिखाई नहीं देती लेकिन नीचे नीचे होती हैं, तो एकदम अगर कोई भी शिप टकराएगा तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए उसका डिस्टेंस, उस ऑब्स्ट्रक्शन का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सोनार यूज होता है, कि कोई भी अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है उस कितने डिस्टेंस पे है या कितनी डेप्थ पे है। अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी हमें स्पीड पता होती है कि कितनी स्पीड है। ठीक है, इनको रिलीज किया जाता है ऑब्स्टेकल से टकरा के, जितने उसमें आ रही हैं, जितना टाइम ले रही हैं, हाँ जितना टाइम ले रही हैं उस हिसाब से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, बस उसको हाफ कर देते हैं, क्योंकि जाने का टाइम आने का टाइम, तो डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया, उस डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं। स्पीड और टाइम हमें पता है कि कितने टाइम में हमने रिलीज किया था और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो टाइम पता है, स्पीड पता है, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए, दिस इज सोनार, तो सोनार में यूज होती है ये, बीच बीच में है ये एप्टीट्यूड या उसके। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, साउंड की स्पीड कितनी होती है अप्रोक्सीमेट, वो 342 मीटर पर सेकंड भी होती है, 343 भी होती है, 340 भी होती है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है 330 मीटर पर सेकंड, जब रूम टेम्परेचर आता है तो ये 330 से अप्रोक्सीमेट 342 मीटर पर सेकंड, इसलिए अप्रोक्सीमेट वर्ड हमेशा यूज किया करो। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, मीडियम की डेंसिटी पे कर सकता है। हाँ, नहीं टेम्परेचर के तो डायरेक्टली है, 0 डिग्री पे 330, जब रूम टेम्परेचर पे आए अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 342 हो गई, तो इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स मीडियम के दूर दूर हो जाते हैं, तो दूर दूर हो गए मतलब आसानी से वो ट्रेवल करेगी। तो विद द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड कितनी देर की साउंड की, 340 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 340, तो हमने रिलेशन किया था, ये हमने EM वेव्स में भी किया था, ऑप्टिक्स में भी किया था, V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा कह लो, C इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो V कितना है यहाँ पे, V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, लाइट की बात नहीं हो रही यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी भी 340 है, वेवलेंथ निकाल लो, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू V अपॉन न्यू, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 340 अपॉन 340 कितना आएगा 1 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ कितनी आएगी 1 मीटर, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, V इज वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। आप नए हो बेटे, क्या नेम है, रोशन, कहाँ से, ठीक है बैठिए, पीसीएम कितना है, 17, एंग्लो का बरक है, चलो भर देना, ठीक है जल्दी भर दिया करो, चलो हो गया 1 मीटर। क्या था, चलो कर लेना ज्योग्राफी। हाँ जी नेक्स्ट,
4 पेपर करने हैं, ध्यान से सुनते रहो। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर। जब न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहला काम होता है क्या नाम था इसका, बेजल। कोई प्रॉब्लम है बेटे, कोई डाउट है पूछ लिया करो, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर। पहले सबसे पहली बात होती है उसको मीटर में कन्वर्ट करना, उसकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। तो 10 और किलोमीटर में 10 रेज़ टू पावर 3, तो कितना हो गया 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर। उसके बाद क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी। तो ये अगर 2 mm था तो रेडियस कितनी आई 1 mm, mm में 10 रेज़ टू पावर -3, तो 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर आ गया। उसके बाद गिवन है हमें मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, और इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, या रो क्या है। तो रो इज, वैसे रो डेंसिटी भी होता है और रो रेजिस्टिविटी भी होता है, और रो और क्या होता है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो भी तो रो होता है ना। तो डेंसिटी कितनी है 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ओम मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। गिवन वैल्यू सारी पुट कर दो, रो पुट कर दिया, एल और ये, तो कितना आया, कितना आया, कैलकुलेट करो इसको फटाफट जल्दी जल्दी। सारी गिवन वैल्यूज पुट कर दी फटाफट। इसको पहले पावर्स को सॉल्व कर लो, फिर जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर किया है, एरिया क्या, वायर जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, तो उसका जो सर्कुलर वाला एरिया लेंगे वो पाई आर स्क्वायर। हाँ हाँ, और ये एक पॉइंट और ऊपर जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5 हो गया, ठीक है। फिर इसको इसके साथ डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, टॉम। नेक्स्ट, अगर याद हो तो ये जब हमने वेक्टर्स किया था तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक सॉलिड ब्लॉक है, एक्टेड अपॉन बाय द टू फोर्सेस इन डायरेक्शंस एज शोन, एक तो नीचे से लग रही है, एक इस साइड से लग रही है। तो रिजल्टेंट बताना है फोर्स का, वो एस होगा, आर होगा, या क्यू होगा, या पी होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए या तो ट्रायंगुलर लॉ यूज करते हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों फोर्सेस के बीच में cos थीटा कितना है 90, cos 90 पे 0, तो ये वाला कंपोनेंट सारा खत्म। पर इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया, ये तब है जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है। क्या किधर जा रहा है, हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा से निकालते हैं। क्या होता है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 अपॉन 10, हाँ बस, तो 10 अपॉन 10 यानी कि 1, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है 45 डिग्री पे, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना होगा, तो इसलिए क्या आएगा Q। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया, नहीं तो हम मैग्नीट्यूड बता देते, सिर्फ हमें डायरेक्शन पूछी गई है। लॉजिकली भी देखोगे, एक यहाँ से फोर्स लग रही है, एक यहाँ से फोर्स है, वो वैसे वापस तो नहीं आएगा ना, वो ऐसे जाएगा, तो कितने डिग्री पे होगा वो Q पे, नहीं ऐसे है, नीचे कहाँ होगा, पर नेगेटिव में होगा। हो गया, तो क्या आएगा यहाँ से Q 45 डिग्री पे। यही क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन से। टाइडल करंट्स आर ड्राइवन बाय, वैसे ये क्वेश्चन ग्राफ का है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन का है, पैराग्राफ का। तो टाइडल करंट्स किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड, हाँ ज्वार भाटा, राइज एंड फॉल, टाइड्स भी पूछते हैं इंटरव्यू में। तो टाइड्स आर द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून।
डिफरेंस। वेव्स तो होती है सिंपली डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द मीडियम, बट टाइड्स आर राइज एंड फॉल। भाई वेव्स तो बनेंगी सीधा सीधा मीडियम में, लेकिन टाइड्स राइज और फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड। वेव्स तो सिंपल ऐसे चलती, वेव्स बड़ी भी हो सकती हैं। जैसे अगर वेव्स अर्थक्वेक वगैरह की वजह से आ रही हैं, तो जैसे ही वो इससे स्ट्राइक करती हैं, कोस्ट लाइन से स्ट्राइक करती हैं, तट से टकराती हैं, तो एकदम से एनर्जी हाई हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, फिर वो सुनामी कहलाती हैं। तो डिफरेंस पूछते हैं सुनामी में और टाइड्स में। जो एस्केप वेलोसिटी है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो एस्केप वेलोसिटी है वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे एस्केप फ्रॉम द मून्स सरफेस। हाँ जी, टू सुन लो, पहले क्वेश्चन पहले सुन लो। Two magnets are held close to each other such that the magnetic field lines of force in the region are drawn as shown. The polarity of the left and the right magnetic poles. पोलैरिटी बतानी है मैग्नेटिक पोल्स की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तो देखो सेम है पोलैरिटी, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो जब हम एक मैग्नेट की बात करते हैं, तो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, दे आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है ना, क्लोज लूप बनाती हैं। तो बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब दोनों पोल्स कौन से होंगे? हाँ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। हो गया ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बेटे, तो जिस में से निकलती हैं वो पोल कौन सा होता है? नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। एंटर कर रही होती तो साउथ होता। A golfer hits a stationary golf ball of mass इतना kg with a force of 10 Newton. The momentum of ball just before hit. अगर तुम्हें याद हो जब हमने NLM किया था, तो ये क्वेश्चन किया था हमने डिस्कस, बताया था ना मैंने आपको कि मोमेंटम पूछा है जस्ट बिफोर हिट, और बॉल कैसी है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी है दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, रेस्ट पे थी वो। तो बिफोर हिट मोमेंटम क्या था? ऑल्सो 0, बिकॉज P क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी 0 है बिफोर हिट, तो मोमेंटम भी कितना होगा? ठीक है, आफ्टर हिट पूछता तो mv फाइंड आउट करते, ठीक है। The beading of raindrops occurs on the shiny surface of a car because of, very good, जो वाटर ड्रॉप स्फेरिकल होती हैं या बिट्स मोती बनते हैं वाटर के, तो वो किस लिए बनते हैं? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये भी इंटर में पूछा जाता है। सरफेस टेंशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ऑफ फ्री सरफेस ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। लिक्विड के फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसका फ्री सरफेस क्या करेगा? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा हर तरफ से। ये हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, सारी चीजें करेंगे, चिंता मत करो। तो इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, क्योंकि एंग्लो के लिए सिर्फ 3 या 4 ही दिन बचे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन? हमने यूजेस किए थे, वैसे तो दोनों ही यूज हो रही थी, रेडियो और माइक्रोवेव्स, लेकिन रेडियो की फ्रिक्वेंसी कम थी। कुछ रेडियो वेव्स आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रही थी, तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? माइक्रोवेव्स। ये थे ना हमने यूजेस, ये पूरा ऐसे सीक्वेंस किया था, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा, कॉस्मिक। रेडियो की फ्रिक्वेंसी कम होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती रहती है, ऐसे किया था हमने। ये क्वेश्चन भी याद हो तो मार्बल बॉल्स वाला किया था,
जब काइनेमेटिक्स किया था। 3 marbles, red, green and blue, each of equal size and weight are released simultaneously from a tower. Red ball is released freely with initial velocity 0 और ब्लू ग्रीन एट अ स्पीड ऑफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ग्रीन की कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको रेड को फ्री फॉल 0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इसको 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इसको 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो द टाइम पीरियड, या फिर तीनों की तीनों मार्बल्स में से कौन फर्स्टली ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है, सेम टाइम पे टच करेंगी तो ऑल 3 टच ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्यों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो ux है वो कांस्टेंट रहता है। याद है जो टाइम पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का और फ्री फॉल का, उसका फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू √2h/g। तो टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो चाहे आप 0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो करो या फ्री फॉल करवाओ, तीनों ही केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो या 0 हो, सबका टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। तो तीनों बॉल्स ग्राउंड को हिट करेंगी एट द सेम टाइम। ठीक है, ओके बेटे, तो इन्होंने तो कर रखा, जिन्होंने नहीं कर रखा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। रीजन क्या है, 2 कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वो सेम रहता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, इसीलिए तो डी ऑप्शन। क्या आएगा इसका, फ्रैक्शनल। हाँ ठीक है, और इसका वो देख लेना, आंसर देख लेना। ठीक है, क्या आएगा 1/16। ठीक है, हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, पैरेलल लाइट रेज विल डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डाइवर्जिंग कौन सा था, ये हमने ऑप्टिक्स किया था जब हमने ये किया था बॉक्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। याद कर रहे थे हम कॉन्वेक्स लेंस से, ह्यूमन आई होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट रेज को रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इसकी उल्टी चीजें होंगी दूसरे वाले लेंस में, यानी कि वो डाइवर्जिंग, अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। अगर कॉनकेव लेंस ऐसा है तो जो कॉनकेव मिरर होगा उसकी सारी चीजें उल्टी होंगी, ये डाइवर्जिंग है तो ये कन्वर्जिंग, ये वर्चुअल बना रहा है तो ये रियल बनाएगा, एक्सेप्ट दैट वन केस इन विच ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। याद है, तो यहाँ पे पूछा गया डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग कौन कौन सा होता है, या तो डाइवर्जिंग होता है कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस, तो मिरर तो है नहीं तो क्या आएगा, कॉनकेव लेंस इज अ करेक्ट आंसर। हो गया, डाउट है कोई? नेक्स्ट, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे, चैप्टर करेंगे जब। टू कंटेनर्स, एक पी है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, एक क्यू है जो बॉक्स शेप का है, ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, दोनों को ही वाटर से फिल किया गया है। बोथ द कंटेनर्स आर देन पंचर्ड ऑन साइड्स, दोनों कंटेनर्स में पंचर किया गया है, मतलब होल बनाया गया है, of equal areas at half the height from which the water streams are projecting out falling at distance x and y। तो कौन सा ट्रू है, तो जब हम इन बॉक्सेस में या कंटेनर्स में पंचर करते हैं, होल करते हैं, स्लिट करते हैं, तो पानी वहां से बाहर आता है। ठीक है, ये ओपन होना चाहिए ऊपर से, अगर नहीं ओपन होगा तो बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं एक्सर्ट होगा, दोनों प्रेशर इक्वल होंगे, बाहर तब आता है जब प्रेशर डिफरेंस हो। हमेशा कोई भी फ्लूइड किसको कहते हैं हम फ्लूइड, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं,
लिक्विड्स एंड गैसेस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों को ही क्या नाम था इसका, सुना नहीं है बेटे क्लास में, ठीक है, हाँ सुनना है चीजें। तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों को ही एक नाम दे दिया, वो क्या है, फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स डिफरेंस भी पूछते हैं लिक्विड्स और फ्लूइड में। लिक्विड्स तो क्या है, सिर्फ लिक्विड्स आती हैं उसके अंदर, और फ्लूइड्स में दोनों ही चीजें आती हैं, लिक्विड्स और गैसेस दोनों, विच कैन फ्लो। तो जैसे ही पंचर किया गया, लिक्विड यहां से बाहर आएगी, जिस वेलोसिटी के साथ आएगी उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। v इज इक्वल टू √2gh, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे। हाँ, तो लिक्विड यहां से बाहर आ रही है, दैट कम्स विद द वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, v इज इक्वल टू √2gh। करेंगे आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो हमने जब इसको पंचर किया, सेम हाइट पे पंचर किया है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगी ये भी दोनों का सेम होगा। ये बात समझ में आई। हमेशा जब फ्लूइड की बात करोगे, फ्लूइड में लिक्विड की जब बात करोगे या गैस की बात करोगे, फ्लूइड्स की जब बात करते हैं तो हमेशा हम हाइट लेते हैं फ्री सरफेस से। कहाँ लेते हैं हाइट, फ्री सरफेस से। जैसे अर्थ की बात करोगे तो अर्थ से हाइट का मतलब क्या है, ऊपर जाना, मतलब अर्थ सरफेस से। लेकिन फ्लूइड में हम हाइट कहां से कंसिडर करते हैं, हमेशा फ्री सरफेस से। तो हाइट ऐसे इंक्रीज होगी, हाइट मतलब एक्चुअली डेप्थ। ये बात समझ में आई। हाँ, तो जितना हाइट ज्यादा होगी उतना ही वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ लेना, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे तो चीजें अच्छी तरह जब समझ में आएंगी। अभी ये समझ लो तुम, इक्वल हाइट पे h/2 हाइट पे पंचर कर रखा है दोनों को ही, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया जाएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल। तो क्या आएगा इसका, y विल बी इक्वल टू x। समझ गए, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू √2gh। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। तो दोनों का फ्री सरफेस से जो हाइट है दोनों का सेम है, तो जो डिस्टेंस कवर दोनों करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो सेम। बाकी डिटेल में इससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, पहले वो करनी पड़ेगी, वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करें। हो गया, h/2 पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। ये तो 11th के कौन कौन से टॉपिक थे वो हैं। हाँ क्या, नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो। फर्स्ट हो गया, आज 4 करने हैं। सेकंड, फ्लीट मैनेजमेंट क्या बेटे, हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा ही है, इसी टाइप का है। चलिए 11th के हैं बेटे, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स। पर फ्लीट में मोस्ट ऑफ 12th का आता है। हाँ, इंटरव्यू में सब मिक्स चलता है, मतलब 11th ज्यादा आती है, इसलिए आपके जो टॉपिक्स छूट गए हैं वो ऐप में हैं। कौन कौन से छूटे हैं, वर्क एनर्जी पावर किया था आप लोगों ने, और एनएलएम काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन, ये 3 चैप्टर्स ऐप में से जल्दी कर लेना बेटा। फिर जो चीजें हो रही हैं साथ साथ कर लो। और 12th का हमने ऑप्टिक्स कर लिया, उसमें थे ना साथ साथ। जो चीजें तुम्हारी छूट जाती हैं वो ऐप में आप ऐड हो जाओगे बेटा, ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो देख लेना। कोई डाउट होता है तो हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से पूछ लेना, ठीक है। और जो चीजें साथ साथ हो रही हैं उसको साथ साथ करते चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। नहीं 24/7 नहीं, फ्रॉम 10 to 6 हो गया। चलिए पेपर सेकंड, आज भी लेट हो गया था, मिला ही नहीं, फिर कपिल भैया लेके आए, तो पता नहीं है।